बिहार के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गांव से की शुरुआत। रैली में जंगल राज की दिलाई याद। ईबीसी वोट बैंक को साधने पर जोर। सहरसा में गरजे तेजस्वी। बीजेपी पर नीतीश को हाईजैक करने का लगाया आरोप। हर परिवार को सरकारी नौकरी देने का दोहराया वादा। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव जनसुराज में हुए शामिल। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के शामली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी फैसल। एनकाउंटर में ढेर संजीव जीवा गैंग का था शार्प शूटर। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण बस हादसा। बाइक से टकराने के बाद लगी आग। हादसे में 20 से ज्यादा की मौत। कई लोग ने कूदकर बचाई अपनी जान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार की चुनावी राजनीति में जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर गर्मा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में हुए जंगल राज को अगले 100 साल तक भुलाया नहीं जा सकेगा और जनता अपने गलत काम छुपाने की कोशिश करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी है। उनके आने से आज भाजपा कार्यकर्ता और बिहार की जनता नए उत्साह के साथ सभी सीटों को जीतने के लिए संकल्पित होंगे। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब प्रचार अभियान का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज अब मैदान में उतरकर अपनी पार्टी के लिए वोटरों को लुभाने के कार्य में जुट गए हैं। तो वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा कि हम टूटे फूटे, खंडित या झूठे वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार की जनता भी मुख्यमंत्री बनेगी। हम बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। बता दें कि आज तेजस्वी जनता से रूबरू होंगे और 4 जनसभाएं भी करने वाले हैं। जानकारी की माने तो आज तेजस्वी यादव की सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 4 जनसभाएं होंगी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको। चुनाव है, जाहिर सी बात है, तरह तरह की बातें जो है होती रहेंगी, लेकिन तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, अच्छी बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि तेजस्वी अगर सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, यानी चिंता मुक्त बनाएंगे हम। और यही नहीं बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। जहां जैसे हमने पहले कहा, बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे।
और 5 साल का 1.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने जो घोषणा की है, चाहे संविदा कर्मी हो उनको पक्का किया जाएगा, और आउटसोर्स और संविदा कर्मी सबको जो हमने तो बोला ही है कि पक्का हम लोग करेंगे। जीविका दीदियों को जो है, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको हम लोग जो है पक्का करेंगे, और 30,000 रुपया मंथली जो है वो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का बीमा जीविका दीदियों के लिए कराया जाएगा। जो एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है जीविका दीदियों से, समूह से, उनको प्रति माह 2,000 रुपया जो है दिया जाएगा। तो ये सब काम जो है हम लोग करेंगे। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो छूटे ना, सबको साथ लेकर के चलेंगे। हर जात धर्म विशेष सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे सामाजिक न्याय के साथ। बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित होने के साथ ही सियासी पारा अब चढ़ चुका है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी आज 4 जनसभाएं कर रहे हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना है, मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। और क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, आइए सुनाते हैं आपको। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के, धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया। हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है, बिहारियों से। बिहार चुनाव में राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बिहार इलेक्शन 2025 में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषित होने के बाद सियासी पारा अब चढ़ चुका है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस पर तंज कसा और दावा किया कि इस बार एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। और महागठबंधन पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों के आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। और क्या कुछ कहा रवि किशन ने, आइए दिखाते हैं आपको। पूरा बिहार का रूप छठ माई का आशीर्वाद बा। पूरा बिहार का मूड आप लोग जान रहे हैं क्या है। ऐसा जीत एनडीए का कभो ना भी हुआ था इसके पहले। ऐतिहासिक जीत की और है। इन लोगों के आपस में कबड्डी खेले था, कुछ नहीं है। इस वक्त बिहार का बच्चा, माँ, बहन, बेटी, माई छठ का कृपा बाटे, सीता माई का कृपा बा। देखिए ऐतिहासिक जीत होगा मोदी जी और नीतीश कुमार के लिए। आप लोग सोच नहीं सकेंगे, ये रिकॉर्ड हम बोलत है। याद रखिए ये बात, सुन लाई बात। इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है, और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया।
बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गर्मी बढ़ रही है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रही हैं। इसमें ही कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये सच नहीं है कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की राज्य सरकार को गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल को कहा कि जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो लोग नक्सल सोच के हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच अर्बन नक्सल की सोच है। असल में डबल इंजन की सरकार ट्रबल इंजन की सरकार है। उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं। और क्या कुछ कहा कांग्रेस सांसद ने, आइए दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, पर हमारे प्रधानमंत्री से सीधे 3 सवाल हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में। और उससे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। और तीसरा सवाल कि जो महागठबंधन की सरकार थी, जाति सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर 65% आरक्षण दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी समुदायों को के लिए एक अधिनियम लाया। 65% आरक्षण बिहार में 50% की सीमा को हटाकर 65% किया गया। रुक करते हैं अब मध्य प्रदेश की तरफ, जहां उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्या ने विश्व प्रसिद्ध मंदिर बाबा महाकाल पहुंचकर पूजा अर्चना की। बता दें कि इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने देश की वृद्धि के लिए बाबा महाकाल से मनोकामनाएं भी मांगी। साथ ही इस दौरान बता दें कि पुलिस प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आई, जिसकी भी तारीफ मंत्री रेखा आर्या ने की। और क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। आज मुझे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। मैं महाकालेश्वर महादेव का बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने पूरे परिवार सहित दर्शन करने का, शुभ मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करने का अवसर दिया। मैं ईश्वर से, भोले बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उत्तराखंड के होने के नाते उत्तराखंड की जनमानस के लिए उनके ऊपर विशेष कृपा महादेव की बनी रहे। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का भी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में भी है। निश्चित रूप से इन ज्योतिर्लिंगों से जब देवी दर्शन होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति हम सबको प्राप्त होती है। मुझे भी ईश्वर वो शक्ति प्रदान करे कि मैं जनसेवा में अपने जीवन को समर्पित कर पाऊँ, जनसेवा के लिए काम कर पाऊँ और निश्चित रूप से महादेव की कृपा से
एक जो सही दिशा होती है उस दिशा को हम लोग अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए लेके चलते हैं अब आपको आंध्र प्रदेश की तरफ, जहां से एक दुखद खबर सामने आई है। जी हां, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक प्राइवेट ट्रेवल्स बस में भीषण आग लग गई। बता दें कि ये बस हैदराबाद से बेंगलोर की तरफ जा रही थी। अचानक लगी बस में आग से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में 21 यात्री जिंदा जल गए। कुर्नूल जिला कलेक्टर डॉक्टर ए सिरी ने बताया, ये घटना सुबह 3 से 3:10 के बीच हुई, जब बस एक बाइक से टकरा गई, जिससे ईंधन रिसाव हुआ और आग लग गई। 41 यात्रियों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है। शेष 20 में से 11 के शव की अब तक पहचान हो चुकी है। बाकी की पहचान के प्रयास भी जारी हैं। साथ ही ये भी बता दें कि इस पूरी घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भीषण गहरा दुख व्यक्त किया है। टाइम लगा आने में, 1 घंटा लगा। एक मैम थी एसपी, लाइक एएसपी या कुछ, तो वो पास में थी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेन नंबर्स पे कॉल करके सबको बुलाया। फिर तब फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, फिर कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बैंगलोर गए, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट ट्रैवल्स में हैदराबाद निकल गए। फिर एम्बुलेंस आई, तो अराउंड 10-11 पीपल हॉस्पिटल गए। हम 4-5 लोग यहाँ पे हैं, पुलिस को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो लोग हैदराबाद से निकला, मैं लकड़ी का पुल से बैठा। अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में, और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट थी मेरी, उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आग है या फिर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है। तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस। फिर सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन में सब फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों का पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल वैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था। तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया। जनपद शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी और पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग के शार्प शूटर को पुलिस ने ढेर किया है। उस पर शामली और मुजफ्फरनगर में कुल 17 अभियोग भी दर्ज हैं। इनमें हत्या और लूट के 2 मुकदमे भी शामिल है। वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मारे गए बदमाश पर मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ ज़ादा नाम के एक व्यक्ति की हत्या का भी आरोप है। मुठभेड़ में एसओजी पुलिस का एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की है। कल शाम को लगभग 6 बजे एक घटना घटित हुई, जिनमें एक जीतराम नाम के व्यक्ति जो अपनी पत्नी को लेके भैया दूज के लिए अपने ससुराल गए हुए थे, लौट रहे थे। झिझाना में उनके साथ 2 बदमाशों ने लूट कारित किया। उसमें उनकी बाइक लूटी गई, पैसा लूटा गया तथा उनका मोबाइल लूट लिया गया। चूँकि हमारी पुलिस कल हाई अलर्ट पे थी और पूरे जनपद में चेकिंग का अभियान चल रहा था भैया दूज के नाते, 1-2 घंटे बाद हमारे SHO झिझाना को जानकारी हुई कि वही 2 बदमाश जो बाइक लूटे थे वो हमारे थाना एरिया में इसमें दिखे हैं। उसमें हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम, हमारे SHO ने घेराबंदी की और गन्ने के खेत के मोड़ के पास जा करके इनमें आपस में मुठभेड़ हुई, जिनमें बदमाशों ने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारा एक आरक्षी दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उनकी द्वारा की गई फायरिंग में हमारे SHO झिझाना और हमारी स्वाट प्रभारी के BP जैकेट में गोली लगी। पुलिस ने तत्क्षणात फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश गन्ने का सहारा लेकर के भागने में सफल रहा। तत्काल दोनों व्यक्तियों को, हमारे जो घायल आरक्षी को दीपक को और जो घायल अपराधी था उसको हम लोग भेजे CSC ऊन में। रास्ते में उस जो घायल बदमाश था, जानकारी हुई कि उसका नाम फैसल है। वो मूल रूप से जनपद मेरठ का रहने वाला है, थानासाड़ी गेट का, और अभी वर्तमान में कभी कभी आके खालापर मुजफ्फरनगर में रहता है और बाद में जिला अस्पताल आके उसकी मृत्यु हो गई। उसका हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं मैं कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज गैंग का सदस्य है ये। इस पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और सारे बहुत ही गंभीर धाराओं के। इसमें 2 गैंगस्टर हैं, हत्या है, लूट है, एक्सटॉर्शन के मुकदमे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में इनका गैंग था शाहरुख पठान का। इन लोगों ने मुजफ्फरनगर में एक आसिफ प्यादा नाम का बदमाश आया था
पेशी पर नैनी जेल प्रयागराज से इन लोगों ने उसकी पुलिस रक्षा में हत्या कर दी थी। बहुत दुस्साहसिक गैंग था ये, और ये जो है पूर्व पश्चिम के अपराधियों के गठजोड़ में भी ये लोग काम करते थे। आपको मालूम है कि जो इसकी अभी हत्या लखनऊ कचहरी में हुई थी, संजीव जीवा नामक बदमाश, वो इसका गुरु था। ये लोग उसके गुर्गे थे, और इसी बहाने से ये लोग जो मुख्तार अंसारी गैंग था पूरा, इनका संचालन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग करते रहते थे सभी लोग ये। और उनके कहने पर लोग जेल में बंद थे, उनके कहने पर लोग रंगदारी मांगना, प्लाट कब्जा करना, हत्या करना, ये सब लोग काम करते रहते थे। अभी STF ने जुलाई महीने में शाहरुख पठान का इनकाउंटर में उनको ढेर किया था थाना छपा मुजफ्फरनगर में। उसी गैंग का बहुत सक्रिय मेंबर था। जनपद शामली में 2 कदम मांझी चल रहा था ये, और उस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित कराया गया था गिरफ्तारी करने के लिए। कल एक बड़ी अच्छी सफलता जनपद पुलिस की हमारे रही, और इससे पूरे वेस्टर्न यूपी में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसका। रुक करते हैं अब देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की स्थिति और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी में लगातार 5वें दिन भी ये बहुत खराब कैटेगरी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार को एम्स और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 दर्ज किया गया, जो खराब कैटेगरी में है। दिल्ली में लगातार धुंध छाई रहने के कारण अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने की आशंका है। पॉल्यूशन की बात करें तो AQI लेवल जो है 300 प्लस है। मतलब ये दिल्ली टोटली गैस चेंबर में बदल चुका है। लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। और जो गाड़ियां अभी भी चल रही है, रोड पे देख सकते हैं, चारों तरफ गाड़ियां चल रही है। अभी रिसेंटली दिवाली गई है, दिवाली पे AQI लेवल और हाई हो गया था। अभी भी गैस चेंबर बना हुआ है, जैसे दम घुट रहा है हमारा। इंडिया गेट की तरफ आया हूँ, मतलब एकदम पिक्चर भी साफ नहीं आ रही है। पॉल्यूशन चारों तरफ है, बादल छाए हुए हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट भी एकदम से हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। मतलब गवर्नमेंट का काम है सिर्फ मीडिया के सामने आके स्पीच दे देना, बस काम खत्म। ऐसे नहीं होता है सर जी, काम करना पड़ता है, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। एटलीस्ट जो 1 मंथ कमिंग है ना, इस पे फोकस करने की जरूरत है। हम सब दिल्ली वाले गवर्नमेंट के साथ है, और गवर्नमेंट एक्शन ले, हम साथ देंगे। पॉल्यूशन तो दिल्ली में बहुत ज्यादा ही खराब हालत पे आ जाता है हर साल इस समय पे। बेसिकली आई वर्क इन बैंगलोर, मेरा होम टाउन यहाँ पे है, तो दिवाली में मैं दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए आई केम टू दिल्ली। सो व्हेन आई कंपेयर द पॉल्यूशन बिटवीन बैंगलोर एंड दिल्ली, इट्स वे टू मच। वहां पे इतना क्लीन एयर रहता है, इवन इफ यू सी द क्लाउड्स, यू कैन सी द क्लाउड्स वेरी क्लियर इन बैंगलोर, बट व्हेन यू कम टू दिल्ली, क्लाउड्स यहाँ दिखते ही नहीं है, पूरा स्काई इज ग्रे एंड इट्स लाइक कंप्लीट एक पॉल्यूशन का पूरा चादर होता है। ब्रीदिंग करने में इतना डिफिकल्ट होता है। इवन व्हेन आई गो टू साइकिलिंग, लंग्स फूलने लगते हैं यहाँ पे। So it's really difficult to survive here in the pollution this month of near Diwali time frame and winters. रुक करते हैं गुजरात की तरफ, जहां गुजरात के वलसाड में शुक्रवार तड़के एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना रामा पेपर मिल में हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। प्रारंभिक जानकारी की माने तो आग लगने की सूचना रात लगभग 11:30 बजे मिली। इसके तुरंत बाद अग्निशमन विभाग की 5 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हमको कॉल मिला रामा पेपर मिल में आग लगा है, तो तुरंत हमारी वापी नोटिफाइड की 5 गाड़ी और बाहर की 5 गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच के आग को कंट्रोल करने का काम चालू किया, और अभी 80% आग कंट्रोल में है। क्या आपको पेपर मिल है तो पेपर की वो गाठड़ी जो आती है वो सब है, तो अभी सबको अलग करते कंट्रोल करने का काम चालू है। नहीं, जान हानि जैसा तो कुछ नहीं है। 80% अभी कंट्रोल हो गया है, 20% जैसा बाकी है। बहराइच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगली जानवरों ने कई लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में एक पुजारी, महिला समेत 3 लोगों पर घात लगाकर अटैक कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि हमलावर जानवर भेड़िया था। ये घटना महसी कैसरगंज के बाद नानापार इलाके की है। बताया जा रहा है कि एक महिला खेत में चारा लेने गई थी, तभी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर महिला का देवर आया और उसकी जान बचाई गई। वहीं घर में नहाकर पुजारी पूजा करने जा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे जंगली जानवर ने हमला कर दिया। पुजारी को बचाने आए भाई पर भी जंगली जानवर ने अटैक किया, हालांकि उनकी जान बच गई है।
आपका पसंदीदा चैनल आज की खबर अब आपके और करीब आ रहा है, जहां हम बड़े पर्दे से सीधे डायरेक्ट धरातल से पूछेंगे, आपके सवाल उठाएंगे, आपके मुद्दे रखेंगे विपक्ष के सामने। तब तक देखते रहिए आज की खबर।